Assalamu alaikum everyone. Welcome on my channel Psychology Facts by Lara. आज की वीडियो का टॉपिक है सॉल्व ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ साइकोलॉजी पेपर इंटरमीडिएट पार्ट 1 2019 जैसे HSSC पार्ट 1 भी कहते हैं, FA पार्ट 1 या फिर फर्स्ट ईयर भी कहते हैं। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो अभी ही चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं अपने MCQs की तरफ। Number one MCQ is if you feel as if you could no longer deal with everyday events and that coping even with minor things present major difficulties, you should see option A clinical psychologist, option B environmental psychologist, option C a community psychologist and option D a biological psychologist. एक पर्सन जो है वो डे टू डे इवेंट्स को प्रॉपर तरह से डील नहीं कर सक रहा और कोप नहीं कर सकता, स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकता, इवन माइनर थिंग्स को सॉल्व करने में भी उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी हैं, तो किस साइकोलॉजिस्ट को उसको कंसल्ट करना चाहिए? द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो बिहेवियर, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं और ओवरऑल आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह की कोपिंग स्ट्रेटजीज यूटिलाइज करनी होंगी एक क्लाइंट को अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. Number 2 MCQ is which area of psychology is utilized in other subfields of psychology to confirm these with scientific standards? Option A clinical, option B experimental, option C biological and option D social. The right option is option B experimental. ऐसा कौन सा एरिया है साइकोलॉजी का जो कि दूसरी सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी के साथ कंफर्म भी करता है और साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स को भी मीट करता है? तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है ये जो है राइट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि साइकोलॉजी का स्टार्ट ही एक्सपेरिमेंट से हुआ था। फर्स्ट लैब जो बनी उसके बाद से जो है उसको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कंसिडर किया गया और ये साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के साथ मीट भी करता है। सो ओवरऑल हर सब फील्ड्स में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं ताकि ह्यूमन की लाइफ और ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस और ओवरऑल बिहेवियर और मेंटल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Number 3 MCQ is to improve understanding of aggression. A developmental psychologist carefully watches elementary school children in their playground during recess for several days. This technique is an example of option A naturalistic observation, option B a case study, option C an experiment and option D a correlational study. The right option is option A naturalistic observation. एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी विदाउट एनी मैनिपुलेशन वो कुछ दिन के लिए एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करता है कि वो प्लेग्राउंड में किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं ड्यूरिंग ब्रेक और किस तरह की एग्रेशन लेवल होता है और इंटरेक्शन लेवल उनका क्या है. सो ओवरऑल यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है मैनिपुलेट नहीं हो रहा. साइकोलॉजिस्ट जो है वो नेचुरली ऑब्जर्व कर रहा है उनका बिहेवियर और उनको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है. सो ओवरऑल ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी के अंदर आएगा जिसमें आपने इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट नहीं किया, आप नेचुरली उनका बिहेवियर जो है असेस कर रहे हैं. Number 4 MCQ is a political poll to determine voter preferences before an election is an example of option A a case study, option B a survey, option C an experimental study and option D naturalistic observation. The right option is option B a survey. Number 5th MCQ is which of the following acts as a relay station sending messages from sensory system to various parts of brain? Option A medulla, option B cerebellum, option C thalamus and option D hypothalamus. The right option is option C thalamus. थैलेमस को रिले स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है. सो ओवरऑल जब भी कहीं पे भी रिले स्टेशन की बात आएगी तो आपके माइंड में थैलेमस वर्ड जो है आना चाहिए क्योंकि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है, उसके बाद जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन की तरफ सेंड करता है. Number 6 MCQ is which of the following regulates homeostasis as well as basic survival motivations such as eating, drinking, sexual behavior and nurturance of offspring? Option A is medulla, option B cerebellum,
option C thalamus, and option D hypothalamus. The right option is option D hypothalamus. हाइपोथैलेमस होमोस्टैसिस को भी रेगुलेट करता है, इसके अलावा प्राइमरी जितनी भी हमारी नीड्स होती हैं उनको भी डील करता है. Number 7 MCQ is the smallest intensity of a stimulus that must be present for a sense organ to detect it. It is called the option A absolute threshold, option B signal detection, option C differential threshold, and option D noise of the stimulus. The right option is option A absolute threshold. एब्सोलूट थ्रेशोल्ड बेसिकली मिनिमम इंटेंसिटी होती है स्टिमुलस की जो कि एक पर्सन डिटेक्ट कर सकता है. फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ को डिटेक्ट करता है, उससे कुछ लेवल नीचे वो एक साउंड को डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो हम कह सकते हैं कि ये एक पर्सन का एब्सोलूट थ्रेशोल्ड है. इसी तरह अगर सेंस ऑफ साइट की बात करें तो कितने मीटर्स तक एक पर्सन देख सकता है और कितना उसको दिखाई दे सकता है. सो ओवरऑल हर चीज़ की एक मिनिमम इंटेंसिटी होती है, स्मॉल इंटेंसिटी होती है स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए, जिसको एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहा जाता है. नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गेस्टॉल्ट्स लॉ. ऑप्शन ए फोरियर, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमिटी, ऑप्शन सी सिमिलैरिटी, एंड ऑप्शन डी सिंप्लिसिटी. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी सिंप्लिसिटी. बाकी तीन जो है वो गेस्टॉल्ट्स लॉ कहलाते हैं, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी एंड लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी इज नॉट द लॉ ऑफ गेस्टॉल्ट. Number 9. Which of the following is natural stimulus? Option A conditioned response, option B conditioned stimuli, option C neutral stimuli, and option D unconditioned stimuli. The right option is option D unconditioned stimuli. अनकंडीशन स्टिमुलाई को यूसीएस भी कहते हैं और पावलोव ने कंडीशनिंग प्रोसेस के दौरान, क्लासिकल कंडीशनिंग के दौरान अनकंडीशन स्टिमुलस को न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ पेयर किया और आफ्टर कंडीशनिंग कंडीशन स्टिमुलस से कंडीशन रिस्पॉन्स एक्वायर किया. सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नेचुरल स्टिमुलस जो होता है वो अनकंडीशन स्टिमुलस होता है और न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो बाद में कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है और कंडीशन रिस्पॉन्स जो है देता है. Number 10 MCQ is when an aversive stimulus follows a particular behavior, that stimulus is an example of option A punishment, option B extinction of behavior, option C negative reinforcement, and option D secondary reinforcement. The right option is option A punishment. पनिशमेंट में यूजुअली अवर्सिव स्टिमुलस ऐड किया जाता है ताकि पर्सन जो है वो ओवरऑल बिहेवियर डिक्रीज कर दे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने डिसलाइकिंग हो कि पर्सन अपना बिहेवियर पर्टिकुलर बिहेवियर छोड़ के या फिर उसको ओवरऑल उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम कर दे. सो अवर्सिव स्टिमुलस की एग्जांपल जो है वो पनिशमेंट है. Number 11. The form of memory that requires acknowledging that a given stimulus has been encountered before is called option A real learning, option B recall, option C recognition, and option D retention. The right option is option C recognition. Recognition एक मेमोरी की ऐसी फॉर्म है जिसमें ओवरऑल जब भी हम कोई न्यू चीज़ लर्न कर रहे होते हैं तो अगर हमने वो प्रीवियसली लर्न की होती है तो हम उसको पहले एक्नॉलेज करते हैं कि ये चीज़ हमने पहले लर्न की हुई है. सो इस प्रोसेस को कहते हैं रिकग्निशन. Number 12. Experiments have shown that when an insulin is directly injected into the bloodstream, it option A decreases the hunger, option B increases sleep, option C decreases the glucose level, option D increases the protein. The right option is option C decreases the glucose level. जब ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली इंसुलिन इंजेक्ट की गई तो एक पर्सन का शुगर लेवल जो है वो कम हो गया. सो ओवरऑल एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि बाय इंजेक्टिंग insulin in the bloodstream, it decreases the glucose level. Number 13. The need to establish and maintain relationship with other people is called option A the need of power, option B the need for affiliation, option C the need for self-esteem, option D the need for achievement. ओवरऑल एक पर्सन की नीड है कि वो रिलेशनशिप्स मेंटेन करे लोगों के साथ
या ओवरऑल जो है न्यू रिलेशनशिप्स फॉर्म करे तो उस नीड को क्या कहेंगे? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द नीड फॉर एफिलिएशन। Number 14. The joy of birthday, the grief of funeral, and the happiness of a wedding are excellent examples of option A. Emotions, option B. Drives, option C. Motives, and option D. Instincts. The right option is option A. Emotions. Joy, grief, and happiness are the types of emotions. Number 15. According to Freud, the part of personality that represents the morality of society through parents, teachers, and other important people is the option A. Superego, option B. Ego, option C. Id, and option D. Libido. The right option is option A. Superego. Superego basically morality principle पे वर्क करती है, गुड एंड बैड के कॉन्सेप्ट को सिखाती है, राइट एंड रॉन्ग के कॉन्सेप्ट को सिखाती है, और ओवरऑल कौन सी एक्ट्स जो हैं वो सिंफुल हैं और कौन से सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पेरेंट्स के ज़रिए और टीचर्स के ज़रिए सिखाई जाती हैं, जिसको ओवरऑल जो है वो सुपर ईगो डील करती है। अगर ईगो की बात करें तो ईगो मीडिएटिंग फैक्टर होता है जो कि इड और सुपर ईगो की इम्पल्सेस को बैलेंस करती है और रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। इट जो है वो ओवरऑल ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स पे काम करता है, जिसमें प्लेयर प्रिंसिपल ज़्यादा एक्टिव होता है और इसकी डिमांड्स जो हैं उसको फ़ौरन चाहिए होती है, और यूजुअली इट जो है एक्टिव वो चिल्ड्रन में होती है। लिबिडो को साइकिक एनर्जी कहते हैं। Number 16. Which of the following test was designed to reveal unconscious content? Option A. Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Option B. Thematic Apperception Test. Option C. California Psychological Inventory. Option D. Adverse Personal Preference Schedule. The right option is option B. Thematic Apperception Test. थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट भी कहलाता है और ये यूजुअली अनकॉन्शियस कंटेंट को रिवील करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं एमएमपीआई, सीपीआई और ईपीपीएस, ये सारे टेस्ट जो हैं वो ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं। सो इसमें एक ही है जो कि प्रोजेक्टिव टेस्ट है, और प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो अनकॉन्शियस कंटेंट को रिवील करता है। Number 17. According to Cannon-Barr, which area of brain is primarily involved in the determination of emotional responses? Cannon-Barr theory of emotions एक बहुत फेमस थ्योरी है, और अकॉर्डिंग टू कैनन-बार्ड थ्योरी कौन सा ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है या ओवरऑल इमोशनल रेगुलेशंस में हेल्प आउट करता है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, थैलेमस। Number 18. At which stage of memory verbal labels of object first play a role in the formation of memories? Option A. Iconic memory. Option C. Long-term memory. Option D. Sensory memory. The right option is option B. Short-term memory. क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में वही चीज़ें या वही इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जब बार बार वो हमारे सामने प्रेजेंट की जाए और वो कुछ सेकंड्स के लिए हमारे सामने प्रेजेंट हो। जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट के नेम्स को वर्बली रिकॉल नहीं करते या याद नहीं करते तब तक वो मेमोरी में सेव नहीं होता। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब हमारी इंफॉर्मेशन सेव होगी, जब बहुत ज़्यादा हम मेमोराइजेशन करेंगे, तब जाके वो हमारी मेमोरी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी हमारे स्टोरेज portion of brain में। Number 19. The rules governing the meaning of words and sentences are defined as option A. Grammar, option B. Phonology, option C. Syntax, and option D. Semantics. The right option is option D. Semantics. अगर हम फोनोलॉजी की बात करें तो ये साउंड से रिलेटेड है कि ओवरऑल किस तरह से फोनीम्स जो हैं वो सर्टेन अल्फ़ाबेट्स के जनरेट होते हैं और लैंग्वेजेस में कितने डिफरेंट फोनीम्स वगैरह हैं। और सेंटेक्स की अगर हम बात करें तो ये ग्रामर से रिलेट करता है, किस तरह से ओवरऑल सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। और सेमेंटिक्स जो है वो यूजुअली सेंटेंस के मीनिंग्स और वर्ड्स के मीनिंग से डील करता है। Number 20. A child with chronological age of 10 is tested and found to have a mental age of 5. The child's intelligence quotient or IQ would be option A 200, option B 50, option C 100, and option D 150.
The right option is ऑप्शन बी 50। अगर हम IQ का फॉर्मूला देखें जिसमें मेंटल एज डिवाइडेड बाय फिजिकल एज और उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 50। क्योंकि क्रोनोलॉजिकल एज यहाँ पे 10 दी गई है और मेंटल एज 5 दी गई है, सो डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो हमारे पास इसका आंसर 50 आता है। इसके लिए हमें IQ का फॉर्मूला याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मज़ीद इस तरह की साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।